हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का या रेलवे का या फिर होने वाला यूपी पुलिस का, सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, फ्रिज में वस्तुएं किस कारण से ठंडी रहती हैं? यहाँ पूछा गया है कि फ्रिज में जो वस्तुएं रखी जाती हैं वो किस कारण से ठंडी रहती हैं। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, सही से समझ में आ जाएगा। फ्रीजर में जमी बर्फ, संपीड़ित गैस का प्रसार, वाष्पशील द्रव का वाष्पन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संपीड़ित गैस का प्रसार। किस कारण से ठंडी होती है, तो आपको टिक क्या करना है, संपीड़ित गैस का प्रसार के कारण फ्रिज में वस्तुएं ठंडी रहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तूफान की भविष्यवाणी कब की जाती है? जब वायुमंडलीय दाब। यहाँ पूछा जा रहा है जो तूफान आता है तो उसकी भविष्यवाणी कब की जाती है? जब वायुमंडलीय दाब कैसा रहता है, गिरता है, बढ़ता है, या फिर अचानक बढ़ता है, या फिर अचानक गिरता है। तो जब वायुमंडलीय दाब अचानक से क्या हो जाता है, गिरता है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो अचानक से गिरता है, तब तूफान की भविष्यवाणी की जाती है कि तूफान आने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि इनमें से, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोलाइड का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है रक्त, दूध, आइसक्रीम और शहद। तो जो शहद है वो कोलाइड का उदाहरण नहीं है। ठीक है, याद रखें, शहद कोलाइड का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। डबल टाइप हो गया है, वैसे ही प्रश्न नंबर 4 होना चाहिए था। देख लीजिए इसको, मेनिनजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिस व्यक्ति को यह रोग होता है मेनिनजाइटिस, तो इस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? श्वसन तंत्र होता है, यकृत होती है, या फिर आंत, या फिर रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क। तो कौन सा रंग प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित होते हैं। क्या क्या, रीढ़ की हड्डी और माइंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पेनिसिलिन प्राप्त का स्रोत क्या है? जो आपकी पेनिसिलिन प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, स्रोत क्या है? जीवाणु, पुष्ट पादप, सिनकोना छाल, या फिर फफूंद से प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्ट पादप। किससे प्राप्त होती है पेनिसिलिन? पादप से प्राप्त होती है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारत का प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र किसे घोषित किया गया था? यहाँ क्या पूछा गया है कि भारत का प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र किसे घोषित किया गया था? भारत में सबसे पहले जैव मंडलीय क्षेत्र किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन है सुंदरवन को, नीलगिरी को, कंचनजंगा को, या फिर नंदा देवी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी को। किसे घोषित किया गया था? सबसे पहले नीलगिरी को जैव मंडल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कौन सा सुल्तान सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था? यहाँ पूछा है ऐसा कौन सा सुल्तान था जो सबसे ज्यादा शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवान और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक एक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति भी था। प्रश्न नंबर 7 है, शाहजहां की मकबरे का नाम क्या है? यहाँ पूछा गया है शाहजहां की मकबरे का नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे शाहजहां ने किसका निर्माण कराया है? ताजमहल का। तो शाहजहां का मकबरा क्या है? ताजमहल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन विजयी रहे थे?
जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो उसमें विजयी कौन रहे थे? मुगल, अफगान या कि मराठी या फिर सिख? तो आपको पहले याद होना चाहिए पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा अफगान। कौन विजयी रहे थे? अफगानों की विजयी हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से प्रारंभ हुआ? जो भारत पर ब्रिटिश क्राउन शासन चल रहा था, ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1858। कब से प्रारंभ हुआ था? भारत पर जो ब्रिटिश क्राउन शासन था वो 1858 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है? यहाँ क्या पूछा गया है? जो छोटा नागपुर पठार है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसनाथ। क्या है? यहाँ ओनली पारस लिखा है, लेकिन इसमें नाथ और जोड़ लीजिए। ये पूरा नाम है पारसनाथ। एक चोटी है छोटा नागपुर पठार की, तो ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पारसनाथ चोटी। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पर ये दिया है कि वर्तमान में जो विश्व में मतलब वर्तमान में पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मासिनराम में होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है। यहाँ ये पूछा गया है कि जो मासिनराम है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मासिनराम जो स्थान है वो किस राज्य में? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मणिपुर? तो जो मासिनराम स्थित है वो है मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है मासिनराम। प्रश्न नंबर 12 है, लेटराइट मिट्टी किस फसल से संबंधित है? या फिर ऐसे कह लीजिए कि लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? या लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है? कैसे भी आपको याद रखना है कि लेटेराइट शब्द आ जाए, लेटेराइट मिट्टी पूछे तो इतना अपने दिमाग में रखिए कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें कौन सी फसल अच्छी उगाई जा सकती है और कौन सी फसल अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये हो जाएगी बागानी फसलें। कैसी हो जाएंगी? बागानी फसलों के लिए लेटेराइट मिट्टी सर्वोत्तम है। प्रश्न नंबर 13 है, हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए स्किप ना करें। प्रश्न नंबर 13 है, हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। कहाँ बनाई गई है? उड़ीसा में बनाई गई है हीराकुंड परियोजना। और हीराकुंड जो परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर बना हुआ है। ये जो परियोजना बनी हुई है वो महानदी पर बनी हुई है। कौन सी परियोजना है? हीराकुंड परियोजना। प्रश्न नंबर 14 है, महासागरी वर्षा वन की उपमा किसे दी जाती है? क्या पूछा गया है? महासागरी वर्षा वन की उपमा किसे दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवाल भित्तियों को। किसे दी जाती है? महासागरी वर्षा वन की जो उपमा दी गई है वो प्रवाल भित्तियों को दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवाल भित्तियों को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, दिन और रात किस कारण से होते हैं? जो दिन और रात होते हैं वो किस कारण से होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिभ्रमण। क्या? भू परिभ्रमण मतलब पृथ्वी का परिभ्रमण। भूमि पृथ्वी और परिभ्रमण परिभ्रमण, तो पृथ्वी का परिभ्रमण। आप पृथ्वी मत याद रखिए, आप सिर्फ परिभ्रमण याद रखिए, या फिर परिभ्रमण भी याद न रहे तो भ्रमण शब्द सिर्फ याद रखो। भ्रमण के कारण क्या होती है? दिन और रात होते हैं। ठीक है, परिक्रमण नहीं, भ्रमण। भ्रमण के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है, लेकिन ये मेन पॉइंट है, भ्रमण। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से मंत्रिमंडल का सदस्य कौन नहीं होता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनको देख लीजिए, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, महान्यायवादी।
तो इनमें से एक ऐसा कौन सा सदस्य है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, क्योंकि सभी के पीछे क्या लगा है? मंत्री लगा है, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री। तो ये किस में आते हैं? मंत्रिमंडल में आते हैं, ठीक है। लेकिन महान्यायवादी मंत्रिमंडल में नहीं आता है, देखने से भी लग रहा है और वैसे भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्या पूछा है? संघ लोक सेवा आयोग है ये, तो इसके जो अध्यक्ष होता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा इसमें जो सदस्य होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और इनके सदस्यों की नियुक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विधानसभा सदस्य होने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? विधानसभा का अगर हमें सदस्य बनना है तो हमारे लिए योग्यता कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य मतदाता सूची में नाम हो, भारत का नागरिक हो, या फिर ये सभी होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। कितने वर्ष की? लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए पूरी। और राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि राज्य मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। ऑप्शन सी कॉमन है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? संविधान के भाग 2 में क्या कहा गया है या किससे संबंधित है? भाग 2, यहाँ पार्ट 2 के बारे में बात की गई है। ऑप्शन है नागरिकता से, मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से या मौलिक कर्तव्यों से। तो संविधान की जो भाग 2 में बात कही है वहाँ बताया गया है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में बात की गई है भाग 2 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, या फिर अहिंसा परमो धर्मः। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमेव जयते। कौन सा है? श्रमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय नारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? क्या पूछा गया है? जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोणार्क, पुरी, माउंट आबू, उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को हमें बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों आपको कैसी लगी आज की वीडियो ये भी हमें कमेंट करके बताया करें, और आप सभी के कितने प्रश्न सही गए हैं ये भी बताएं। साथियों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।